बहन माँ से अच्छी नंद सास। यहाँ तुम खाना बना रही हो, वहाँ मेरे कपड़े ऐसे ही पड़े हैं। जाओ पहले मेरे कपड़ों पर प्रेस करो, मुझे कॉलेज जाना है। गंगा खुली गैस पर दूध रखकर शीतल के कपड़े प्रेस करने चली जाती है तो तभी वहाँ उसकी सौतेली बहन काव्या आती है। तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया, मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है। नाश्ता कहाँ है मेरा? काव्या बस मुझे 2 मिनट दे दो, मैं शीतल के कपड़े प्रेस करके तुम्हारा नाश्ता लेकर आती हूँ। प्रेस करने के बाद गंगा रसोई में जाती है। ओहो ये क्या, दूध गिर गया, अगर माँ ने देख लिया तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। तभी वहाँ पर कोकिला आ जाती है। अरे ओ नास पीटी करम जली, ये तूने क्या कर दिया? तेरी वजह से देख चारों तरफ दूध बिखरा हुआ है। तेरा बाप ला कर रखता है क्या यहाँ पर राशन? माँ मुझे माफ कर दो, मैं तो बस शीतल के कपड़े प्रेस करने गई थी। एक काम करती है और दूसरा बिगाड़ देती है। नहीं माँ ऐसा नहीं है। कोकिला गंगा के कानों को पकड़कर उसे मरोड़ने लगती है। मनहूस कहीं की, तेरी वजह से रोजाना कोई ना कोई नुकसान होता ही रहता है। माँ मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी गंगा अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है जहाँ उसके सामने उसकी ननंद खड़ी होती है। क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है ना? आप बहुत ज्यादा घबरा रही हो, पसीने भी आ रहे हैं चेहरे पर। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा ध्यान ये पता नहीं कहाँ चला गया और सारा दूध निकल गया। आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगी। अरे चिल करो भाभी, दूध ही तो है, निकल गया तो क्या हुआ? मैं तो जब भी दूध उबालती हूँ हमेशा निकल जाता है, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। अब आप इसे छोड़ो, ये मैं साफ कर दूंगी, आप जाकर तैयार हो जाओ। तैयार किस लिए? बारिश होने की वजह से मुंह दिखाई की रस्म रुक गई थी, लेकिन अब सारे मेहमान आ गए हैं और आपकी मुंह दिखाई की रस्म करनी बाकी है। गंगा राधिका के कहने पर अपने कमरे में जाती है और तैयार होकर सभी मेहमानों के पास आकर बैठने वाली होती है, लेकिन तभी किसी चीज में फंसकर उसका पल्लू फट जाता है। जैसे ही उसकी सास माधुरी उसके पास आती है, गंगा घबरा जाती है और घबराहट में कहती है, माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, गलती से ये पल्लू यहाँ फंस गया और साड़ी फट गई, मुझसे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अरे ये साड़ी ही तो है, इतना क्यों घबरा रही हो? ये सब तो होता ही रहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसके जैसी एक नई साड़ी और दिलवा दूंगी। माधुरी प्यार से उसे सभी मेहमानों के पास बिठा देती है, जिसके पास सभी लोग गंगा की मुंह दिखाई की रस्म करते हैं। अपनी सास और ननंद का ये प्यार देखकर गंगा को अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन की याद आने लगती है। ओह मैं तो इतने सारे बैग लाकर थक ही गई हूँ, शॉपिंग बैग्स। ओहो कितने भारी हैं ये। अरे कहाँ है ये काव्या, शीतल, अनन्या, जल्दी यहाँ आओ। कोकिला अपनी तीनों बेटियों के लिए नए नए कपड़े लेकर आती है, जिसे देखकर गंगा कहती है, माँ आप मेरे लिए क्या लेकर आई हो, जरा मुझे भी दिखाओ। जा जा, तेरे लिए क्यों कपड़े लेकर आऊंगी मैं, तो कौन सा मेरी बेटी है? तू तो मेरे पति का गंदा खून है जो मेरे सर पर बोझ बनकर पड़ा है। ये सब याद करके गंगा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आप से कहती है, मेरी माँ और मेरी बहनों ने कभी मुझे अपना माना ही नहीं था, लेकिन मेरे ससुराल में मेरी सास और मेरी ननंद मुझे अपने से बढ़कर मानती हैं। ऐसा सोचकर गंगा बहुत खुश होती है। देखते ही देखते सभी मेहमान चले जाते हैं। इसके बाद पूरा परिवार एक साथ खाने के टेबल पर खाना खा रहा होता है, जिसके चलते गंगा सभी को खाना परोस देती है और वहाँ खड़ी हो जाती है। चलिए खाना शुरू कीजिए। अरे बहू, जब तक तू बैठेगी नहीं तब तक हम सब खाना कैसे खाएंगे? चला जल्दी से बैठ जा, बहुत जोरों से भूख लगी है। आप लोगों के बाद ही तो मैं खाना खाऊंगी, आप लोगों से पहले मैं खाना कैसे खा सकती हूँ? ये सुनकर माधुरी, राधिका और रवि हैरान रह जाते हैं। भाभी आप हमारे घर का हिस्सा हो और हम सभी एक साथ खाना खाते हैं, ना कि अलग अलग, इसलिए आप हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। ओहो, अब ये भी मुझे ही समझाना होगा। माधुरी अपनी कुर्सी से उठती है और एक थाली में गंगा का खाना परोस देती है, जिसके बाद वो उसे कुर्सी पर बैठाकर अपने ही हाथों से एक निवाला उसे खिलाती है। बहू के साथ साथ तू मेरी बेटी भी है, जब मैं अपनी बेटी को हाथ से खाना खिला सकती हूँ तो तुझे भी खिला सकती हूँ, और इसे अपना ही घर समझ बहू, ये कोई पराया घर नहीं है। खाने का पहला निवाला खाते हुए गंगा की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो रोते हुए अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों के बारे में अपने ससुराल वालों को बताने लगती है। अरे भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है, नास पीटी, जल्दी से खाना लगा दी। गंगा सभी के लिए गर्मा गर्म खाना टेबल पर लगा देती है,
जिसके बाद वो खुद भी खाने के लिए कुर्सी पर बैठने जा ही रही होती है कि तभी अनन्या उसकी कुर्सी को लात मार कर उसे गिरा देती है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम हमारे साथ बैठकर खाना खाओ, जाओ जाकर काम करो। बेचारी गंगा जमीन पर गिर जाती है, उसे चोट भी लग जाती है। मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ, मैं आप लोगों के साथ खाना क्यों नहीं खा सकती? हाँ हाँ, तू इस घर का हिस्सा नहीं, इस घर की नौकरानी है, और नौकरानी को अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए। हे भगवान, तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेली बहनों ने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किया, जो कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये घर अब तुम्हारे लिए ससुराल नहीं बल्कि तुम्हारे मायके से बढ़कर है, और साथ ही तुम इस घर का हिस्सा भी हो। उस दिन गंगा पेट भर कर खाना खाती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। इसके बाद गंगा रसोई में बर्तन धोने चली जाती है। बर्तन धोते हुए अचानक से एक कांच का बाउल उससे नीचे गिर जाता है। तभी वहां रवि पहुंच जाता है। रवि को देखकर गंगा घबरा जाती है। माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, ये मैं जानबूझकर नहीं किया, मेरे हाथों में बर्तन फिसल गया। अरे एक कांच का बर्तन ही तो है, मैं दूसरा ले आऊंगा, इसमें तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करवा देता हूँ। रवि गंगा के साथ मिलकर सारे बर्तन धुलवा देता है, जिसके बाद वो दोनों अपने कमरे में जाते हैं, जहाँ रवि गंगा के पैर दबाने लगता है। अरे आप ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। सुबह से काम कर रही हो, तुम थक गई होगी, अगर मैं तुम्हारे पैर दबा दूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। रवि का ये बर्ताव गंगा को बहुत प्यारा लगता है। वो रवि के गले लगकर रोते हुए कहती है, पता नहीं कौन से अच्छे कर्म करे थे मैंने, जो मुझे ये परिवार मिला। मेरी बहनों और मेरी सौतेली माँ के लालच के चलते आज मुझे एक सुखी परिवार मिल गया। अगर वो पैसों के लालच में आकर मेरी शादी आपसे ना करवाती तो शायद मुझे इतना प्यारा परिवार कभी नहीं मिल पाता। रवि एक सक्सेसफुल इंसान था। वो दहेज लेने में नहीं बल्कि देने में विश्वास रखता था। इसीलिए रवि ने गंगा से शादी करने पर उसके मायके वालों को दहेज दिया था, जिसके चलते कोकिला और उसकी तीनों बेटियों ने सौदा समझकर गंगा की शादी रवि से कर दी थी। लेकिन इस शादी के बाद गंगा अपने ससुराल में बहुत खुशी से रह रही थी। अब उसके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसे मायके से अच्छा ससुराल मिल जाता है। अरे बहन जी, आपकी दोनों बेटियां तो बहुत सुंदर और संस्कारी हैं, बिल्कुल जैसी मुझे अपने घर के लिए बहू चाहिए थी। बहन जी बिल्कुल फूल की तरह है मेरी गीता बबीता, बहुत समझदार हैं और इनकी परवरिश मैंने बहुत अच्छे से की है। मेरे लिए मेरी दोनों बेटियां हीरे जैसी हैं। सविता की बात सुनकर उसका पति आमोद कहता है, अरे सविता, अब सबसे बातें ही करती रहोगी या फिर मेहमानों को कुछ खाने के लिए भी दोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो गीता बबीता सभी के लिए खाना लगाओ। सविता के कहने पर उसकी दोनों बेटियां अपने होने वाले ससुराल वालों के लिए खाना लगा देती हैं, जिसके बाद सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी कुमोलिका का पति रमेश उसके कान में कहता है, अरे तुम यहाँ सिर्फ खाना ही खाने आई हो या फिर इनसे काम की बात भी करोगी? सविता ये सुनने के बाद एक चालाक भरी मुस्कान के साथ अपनी होने वाली समधन से कहती है, बहन जी मैं कह रही थी क्यों ना अब लेन देन की बात भी हो जाए। अब आप तो जानती ही हो मेरे दोनों ही बेटे कितने कमाऊ और पढ़े लिखे हैं। मेरे बेटे आपकी बेटी को रानी बना के रखेंगे, लेकिन बड़ा पेट काट काट कर उनको मैंने आज इस लायक बनाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन जी। हाँ बहन जी, बस मैं तो ये चाहती हूँ कि जब मेरे बेटे इतने काबिल हैं तो मुझे उनकी शादी में दहेज भी उनके मुकाबले ही मिलना चाहिए। आप समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। सविता और आमोद थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। उस समय तो वो बात को हाँ कहकर टाल देते हैं, लेकिन मेहमानों के जाने के बाद वो दोनों अपने कमरे में एक दूसरे से बातें करते हैं। अजी अब क्या करें, हमारे पास तो दहेज देने के लिए पैसे ही नहीं है। बेटियों की शादी कोई मजाक थोड़ी है सविता, हमें दहेज तो इकट्ठा करना ही होगा। बिना दहेज के हम शादी कैसे कर पाएंगे? लेकिन दहेज देने के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अरे है ना हमारे पास ये घर है, हम इस घर को बेचकर अपनी बेटियों के लिए दहेज ले आएंगे और इन्हें दे देंगे। कम से कम हमारी दोनों बेटियां किसी अच्छे घराने में तो रहेंगी जहां उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी।
आपका कहना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम दोनों कहाँ रहेंगे? मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ और अब हमें ऐसे घर की क्या जरूरत है? हम तो छोटे से घर में गुजारा कर ही लेंगे। सविता आमोद की बात मान लेती है, जिसके बाद में दोनों मिलकर अपनी दोनों बेटियों की शादी करवा देते हैं। शादी के बाद गीता और बबीता दोनों ही अपने ससुराल में जाकर वहाँ की जिम्मेदारियों को समझ लेती है और वहाँ पर खुशी से रहने लगती हैं। लेकिन शादी के बाद आमोद और सविता बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जिनसे उन दोनों ने कर्ज लिया था वो उन्हें और भी ज्यादा परेशान करने लगते हैं। अरे एक तरफ तूने अपना घर बेच दिया, दूसरी तरफ अब तू काम भी नहीं करता। बोल, हमारा कर्ज कैसे चुकाएगा? अगर आज इसने हमारे पैसे नहीं दिए तो ये हमसे नहीं बच पाएगा। जल्दी हमें हमारा कर्जा दे, अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो। जिन्हें कर्ज लेना होता है वो बेचारे आमोद को वहीं पीटना शुरू कर देते हैं। अब रोज रोज की जिल्लत से वो दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसके चलते वो दोनों आत्महत्या कर लेते हैं। शादी के बाद बबीता और गीता अपने माता पिता के साथ हुए इस हादसे को देख बहुत ज्यादा दंग रह जाती हैं। बाबूजी, बाबूजी उठो ना, आप ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकते। माँ, ये क्या हो गया माँ आपको? आप दोनों हमें छोड़कर चले गए। अभी तो हमने अपनी जिंदगी का सफर तय करना शुरू किया था और बीच रास्ते में आपने हमें छोड़ दिया। ऐसे कैसे हो गया माँ? दोनों बहनें मिलकर अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करवा देती हैं, जिसके बाद वो वापस अपने ससुराल में आ जाती हैं। उनके आते ही उनकी सास कहती है, आ गई तुम दोनों। देखो, ये रोना धोना मुझे ज्यादा पसंद नहीं। तुम्हारे इन सब चीजों की वजह से घर के कामों में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसलिए घर की हालत देखो और जितनी जल्दी हो सके घर के सारे काम को निपटा लो। कोमोलिका की बातें सुनकर गीता और बबीता दोनों ही घर के कामों में लग जाती हैं। कोमोलिका शुरू से ही अपनी दोनों बहू के ऊपर अपनी तानाशाही दिखाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब दोनों बहनें गर्भवती हो जाती हैं। इसी के चलते एक दिन विनोद और रवि का दूसरी कंपनी में प्रमोशन हो जाता है। माँ, आज मैं आपके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ कि आप सुनकर ही पागल हो जाओगी। आपकी दोनों बहू गर्भवती हैं। आप दादी बनने वाली हो। और माँ, आपको पता है हम जिस कंपनी के लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे थे, हमें वहाँ पर बुलाया गया है और अब से हम उस कंपनी को ओवरटेक करने वाले हैं और अब हम धीरे धीरे और भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक तरफ दादी बनने की खुशी तो एक तरफ अपने दोनों बेटों की तरक्की। लगता है भगवान ने मुझे कुछ ज्यादा ही दे दिया। कोमोलिका ये सुनकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद कोमोलिका खुशी खुशी अपने दोनों बेटों को दूसरी कंपनी में जाने के लिए भेज देती है। उस कंपनी में जाने के बाद वहां एक इंसिडेंटली बिजलियों की वायर से आग लग जाती है, जिसके चलते विनोद और रवि दोनों उस दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। जब इस बात का कोमोलिका को पता चलता है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए इसका सारा दोष अपनी दोनों बहुओं के ऊपर डाल देती है। ये सब तुम दोनों की ही वजह से हुआ है। जब से तुम इस घर के अंदर आई हो कुछ भी शुभ नहीं हुआ है। पहले तुम्हारे माता पिता चले गए और अब मेरे दोनों बेटे चले गए। अरे अब क्या मुझे खाकर रहोगी? मैं तुम्हें इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब जब मेरे बेटे ही इस घर के अंदर नहीं रहे तो तुम दोनों का मैं कौन सा अचार डालूंगी? चली जाओ यहाँ से और कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। एक तो गीता और बबीता दोनों विधवा हो जाती हैं, ऊपर से वो इस समय गर्भवती भी थी। वह अपनी सास के सामने बहुत रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, लेकिन कोमोलिका उनकी एक नहीं सुनती। इसके बाद कोमोलिका उन्हें घर से निकाल देती है। वे दोनों बहनें बेचारी अब ना तो अपने मायके जा सकती थी और ना ही ससुराल, जिसके चलते वो चलते चलते एक झोपड़ी में पहुंच जाती हैं। वो झोपड़ी खाली थी। उन दोनों को रहने का एक स्थान मिल गया था, लेकिन वो भूख से तड़प रही थी। जब हमें इतनी भूख लग रही है तो हमारे बच्चों को भी लग रही होगी। सही कहा तुमने, हमें अपने साथ साथ अपने बच्चों का भी ध्यान रखना होगा। चलो कहीं खाना ढूंढने चलते हैं। चलते चलते वो एक गणपति बाबा के मंदिर पहुंच जाते हैं, जहां गरीबों को खाना खिलाया जा रहा होता है। वो दोनों उस समय वहां खाना खा लेती हैं। तभी वहां से लौटते समय उन्हें एक पेड़ के पास एक गणपति बाबा की मूर्ति मिलती है। देखो, यहाँ तो गणपति बाबा की मूर्ति है। लगता है किसी ने अपने घर से निकाल दी। वैसे गणेश चतुर्थी आ रही है,
हमारे पास पैसे तो नहीं है कि हम नई मूर्ति लाकर उसकी स्थापना करें, लेकिन हम इस मूर्ति से भी अपने घर में गणपति बाबा की स्थापना कर सकते हैं। दोनों बहनें गणपति बाबा की मूर्ति को अपने घर ले जाती हैं और उनकी स्थापना करती हैं, लेकिन उन्हें चढ़ाने के लिए उनके पास मोदक का प्रसाद तक नहीं होता। इसलिए दोनों मंदिर से प्रसाद लाकर गणपति बाबा को खिला देती हैं। वहीं अगले दिन से वो दोनों काम ढूंढने निकल जाती हैं। अब उन्हें लोगों के घर में बर्तन मांजना और कपड़े धोने का काम मिल जाता है, जिससे वो पैसे कमाकर गणपति जी की बहुत सेवा करती हैं और उन्हें रोजाना अपने हाथों का बनाया हुआ खाना बनाकर खिलाती हैं। इसी के चलते धीरे धीरे गणेश चतुर्थी आ जाती है, जिस दिन वो दोनों मिलकर गणपति बाबा के लिए प्रसाद में मोदक बनाती हैं। हमारी जिंदगी हमें कहां से कहां ले आई। सही कहा तुमने, हमारे आने वाले बच्चों की बहुत चिंता सताती है। उनका क्या होगा? क्या उन्हें भी हमारी तरह गरीबी देखनी पड़ेगी? ये सुनते ही गीता और बबीता दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मूर्ति के अंदर से दो गणेश भगवान निकलते हैं। तुम्हें हमारे रहते परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मदद करने आए हैं हम। हमारे होते हुए हमारे सच्चे भक्तों के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। दोनों गणपति महाराज अपने हाथों को ऊपर करते हैं, जिसके बाद उनके हाथों से एक सफेद रंग का प्रकाश निकलता है, जिसमें ढेर सारा सोना, पैसे, हीरे, जवाहरात निकल आते हैं। आज से तुम्हें गरीबों वाली जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। हम दोनों तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हुए हैं। ये तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारे काम आएंगे और जब भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो हमें याद कर लेना। गणेश बाबा, आपने हमें अपने दर्शन दे दिए, हम तो धन्य हो गए। वो दोनों हाथ जोड़कर गणेश भगवान के सामने खड़ी हो जाती हैं। तभी दोनों गणेश भगवान वहां से गायब हो जाते हैं। इसके बाद गीता और बबीता पूरी रीति रिवाज के साथ उनकी मूर्ति को गंगा में विसर्जित कर देती हैं। वहीं कुछ समय बाद उनके बच्चे हो जाते हैं, जिनके साथ वो खुशी खुशी रहने लगती हैं।